ये सारे हमारे कैपेसिटर्स हैं। ये देखिए, ये हमारे कैपेसिटर्स हैं। और रेजिस्टेंस तो आपने देखा ही, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी, जिनको आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, आईसी। इनमें कोड लिखा जाता है। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए इनमें कोड लिखा जाता है कि भाई उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या काम होगा। एक सिंपल चार्जर है, आप अपने घर में चार्जर को भी तोड़ के देख सकते हो। मैं आपको अब इसका एक वर्जन दिखाता हूँ। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, मेरे को बताना आपको अगर मेरी स्क्रीन दिखेगी तो। ये सर वी दिख कैन रही है सी सर। दिस। दिख रही यस है सर, आपको? सर यस दिख सर। रही है। हाँ, आप अपना माइक ऑफ कर दो, जो भी है। आ, होंगे यहाँ पे डायोड। अब आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे जो वीडियो है उसका एक पॉइंट पार्ट। यस सर। यस यस सर। सर। अब देखो, जहां पे मैंने पेन मार्क किया है, जहां पे मैंने पेन मार्क किया है, वो रेजिस्टेंस है। ये अलग अलग कलर के जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो हाँ सर। अलग 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 कलर के ये जो दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें ओके। ये जो कलर होता है ना, ये कलर ना रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कम है, ज्यादा है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, वो ये कलर्स ही बताते हैं। इनकी कलर कोडिंग होती है। अभी आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये आपको ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये वाला, यस सर। ये इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। आपके घर के बाहर भी लगे हुए हैं ना, आप बोल दो ट्रांसफार्मर से चेक सर लाइट चली ये है। हाँ बोलो। येलो पार्ट के नीचे वाला। ये येलो के अंदर एक सर्किट बना हुआ है। ये जो येलो है ना, इसके हाँ। अंदर कॉपर वाइंडिंग्स होती है, जैसे पंखे की वाइंडिंग होती है ना। ये जो येलो पार्ट देखो, अब मैंने पॉइंट किया है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ओके। और इसका काम होता है, जो ऊपर आपके चार्जर की अगर आप वोल्टेज रेटिंग देखोगे ना, वो 5 वोल्ट होती है, 5 वोल्ट पे चलता है आपका चार्जर, जो आउटपुट देता है। लेकिन 220 वोल्ट इनपुट मिल रहा होता है उसे। और ये देखो, इसके पीछे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये यस। जो ब्लू ब्लू है ना, इसको कैपेसिटर बोलते हैं, यानी ये चार्ज स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो इस सर एक तरीके, बार रेजिस्टेंस दिखाना। ये रेजिस्टेंस है, ये जो ट्रांसफार्मर के साइड में ये जो कलर है, ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यस सर। रेड वाला क्या है? हाँ, रेड वाला रेजिस्टेंस है, जो आपका रेड। अच्छा, जो ये आप पिलर ये बोल रहे हो, पिलर टाइप बोल रहे हाँ। हो, यस सर। ये हाँ। कैपेसिटर है। यस सर। यस सर। इसका काम है चार्ज को स्टोर करना। हम ये भी चाहते हैं ना, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो। पंखा एकदम से बंद नहीं होता, लाइट चली जाती है तो। पंखा थोड़ा टाइम लेता है बंद होने में। वाई? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड, जो कंडेंसर बोलते हैं ना जिसको, उसी को हम कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। सर इसमें एम्पियर का क्या? यहाँ से आपका आउटपुट आता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप लोग भी ना अपने, क्या कहते हैं, आप लोग भी अपने अपने घरों में देखना कि आपके पास कोई ऐसी डिवाइसेस हैं क्या, जिनको आप मतलब अडेप्टर वगैरह यूज कर सकते हैं, सर ठीक है। इन्वर्टर्स में ये ज्यादा होता है ना। हाँ, इन्वर्टर्स में कैपेसिटर भी ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि वो एक हैवी डिवाइस हो गई। जितनी हैवी डिवाइस होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ आपके पास रेजिस्टेंस होंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। अब देखो, एक बात ये भी है सोचने वाली, कि भाई हमारे पास इतने सारे रेजिस्टेंस हैं और इतने सारे कैपेसिटर्स हैं, तो इतने सारे क्यों यूज होते हैं, एक ही यूज क्यों नहीं हो जाते? पता नहीं, क्लास को खराब कर रहे हो बिना बात के। अब मैंने कहा कि आपने एक चार्जर में ही देख लिया कि एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टेंस R3 है, 3 रेजिस्टेंस देख लिए एक सिंपल सिंपल से चार्जर में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ही रेजिस्टेंस लगा के काम क्यों नहीं खत्म कर देते हम? भाई, अगर एक सिंपल छोटे से चार्जर में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तो सोचो कि एक बहुत बड़ा अगर सर्किट है फ्रिज का, उसकी पीछे की आईसी देखें हम, पीछे का सॉकेट चेक करें, उसमें कितने सारे रेजिस्टर्स होंगे। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, ये आप बताना कि व्हाई नॉट वन रेजिस्टेंस इज यूज्ड। तो इसमें एम्पियर का भी कोई यूज होता है? एम्पियर तो करंट की एसआई यूनिट होती है। एम्पियर जो होती है, सर सर रेजिस्टेंस से क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस से मतलब क्या होता है?
रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना, करंट को पूरी तरीके से फ्लो ना होने देना। अब ये भी बात है कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्यों रेजिस्टेंस होता है? भाई रेजिस्टेंस इसलिए होता है ना क्योंकि हर डिवाइस को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। जो मेरा फोन है उसकी करंट रेटिंग अलग है, जो मेरा लैपटॉप है उसकी करंट रेटिंग अलग है। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस द करंट, इट बैलेंस द करंट बेसिकली, ठीक है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द करंट रेजिस्टेंस इज यूज्ड, ठीक है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ही सर रेजिस्टेंस, चार्जर्स हम्म सर एक, चार्जर्स में लिखा होता है कि लाइक 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर, तो ऐसा हाँ इसमें वो उसकी करंट रेटिंग है। 1.5 एम्पियर चार्जर में लिखा होता है, 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर, वो उसकी करंट रेटिंग होती है चार्जर की, राइट, कि वो इतनी करंट पे ऑपरेट होगा, ठीक है। हर चार्जर की अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंडिंग आप किस कंपनी का चार्जर और किस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये ओके क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना क्योंकि इसका आंसर मेरे को आपसे जानना है, ठीक है। अब ठीक है सर। अब बात ये है कि इन रेजिस्टेंसेस को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इन रेजिस्टेंसेस को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, हम रेजिस्टेंसेस को ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे भी लगा सकते हैं, और हम रेजिस्टेंसेस को ऐसे भी लगा सकते हैं, अलग अलग वायर्स में बना के ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। हम रेजिस्टेंसेस को ऐसे लगा सकते हैं, राइट। तो डिपेंडिंग कि हमें किस तरीके की करंट रेटिंग चाहिए उसके हिसाब से लगा सकते हैं। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब हम अलग अलग रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद रेजिस्टेंस लगाए तो सीरीज, और अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाए तो पैरेलल, है ना। तो सर्किट में कैसे हो सकता है, सर्किट अगर मैं सर्किट बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। यहाँ से हमारा पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे मे भी आपका कोई बल्ब आ गया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस आया। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं R1 R2 R3, ये तीन रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में हो गए। और इसी का एक और वर्जन क्या हो सकता है, ये रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, R1 R2 R3, ये पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हम रेजिस्टेंसेस जो हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। सर जो करंट है वो इनके बीच में से फ्लो कर हाँ रहा है। हाँ, करंट इनसे फ्लो करते हुए जाता है। देखो कंडक्टर जो है वो तो करंट को प्रॉपरली फ्लो होने देता है, और ओके सर। जो रेजिस्टेंस है वो करंट को रोकता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोक देता है। अब सर अभी आपने अब ये अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट जो टोटल रेजिस्टेंस आता है उनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले एक और फॉर्मूला देख देते हैं। जैसे आपने वर्क डन पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, आपने ये पढ़ा था। अब इस केस में जहां पे हम वर्क डन की बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वर्क डन होगा, फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है, हमारा पोटेंशियल, फोर्स हमारा पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, यहाँ पे किस चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोटेंशियल सप्लाई करने में कौन सी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो है चार्ज। करंट नहीं, करंट नहीं जा रहा, चार्ज के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका Q इंटू वी,
अब इसी तरीके से आपने जो सर फॉर्मूला, एक और बार एग्जाम, सर एक और बार रिपीट करना। जैसे आपने उस पिछले उसमें पढ़ा था, जैसे आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जो हमारा वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है। चार्ज इज कांस्टेंट, सर कोई स्क्रीन चला रहा है। स्क्रीन में फिर से चला रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, मैं शांत कर देता हूँ जिसकी भी ये थोड़ी सी टेंशन है लिखने में। अब जिसकी भी पर्सनल चैट में वार्निंग्स आती जा रही हैं वो अपनी वार्निंग्स पढ़ते जाना, और ब्लॉक होते जाओगे एक के बाद एक के बाद एक, और समझ नहीं आएगा ब्लॉक क्यों हो रही है, और कभी एंटर भी नहीं कर पाओगे मीटिंग में। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो आता है Q इंटू वी या V इंटू क्यू, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, राइट। एक आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने पढ़ा था ओम्स लॉ से। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये सारे फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने ये देखा कि अलग अलग चीजें जो है वो कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं। अब जो कंडक्टर्स हैं उसमें भी जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये सारे कंडक्टर्स जो हैं इन सबकी जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इन सबकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। और ये भी देखा गया कि जब हम लेंथ को चेंज कर दें किसी वायर की और एरिया को भी चेंज कर दें किसी वायर की, तो इन दोनों के चेंज की वजह से रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज हो जाएगा, ये भी देखा गया, ठीक है। तो वो कैसे देखा गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ा रहे थे तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा था, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था एरिया के, यानी जब लेंथ को घटा रहे थे एरिया को बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस घट जा रहा था। एरिया से क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ाने का मतलब है इसको स्ट्रेच करके ऐसे लंबा कर देना वायर को, और इसका एरिया बढ़ाने का मतलब है इस वायर को फोल्ड करके एक छोटी वायर बना देना। तो क्रॉस सेक्शन वाइज तो ये मोटी हो जाएगी लेकिन लेंथ वाइज ये छोटी हो जाएगी। ये वायर का एरिया होता है। हाँ, एरिया मतलब आपने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शनल पार्ट बढ़ा दिया, ये वाला। जैसे हम अगर एक पेज है उसको फोल्ड करते जाएं तो पेज की लेंथ तो छोटी होती जाएगी लेकिन पेज की जो मोटाई है वो बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से वायर को फोल्ड करते जाएं तो वायर का एरिया बढ़ता जाएगा और वायर की जो हमारी लेंथ है वो छोटी होती जाएगी। अब इससे रिजल्ट जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. To remove this proportionality constant, we use a constant known as rho, which is resistivity. इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटीरियल। म्यूट कर लो अपने आप को जो भी अनम्यूटेड है। It is the ability of material to show resistance. रेजिस्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस को शो करता है। रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, यानी मटेरियल जो है रेजिस्टिविटी हाई होने पे इंसुलेटर होगा। और रेजिस्टिविटी लो होने पे अगर ये इसकी वैल्यू जो है वो लेस है तो मटेरियल जो होगा वो कंडक्टर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ, रेजिस्टिविटी का तो मतलब हो गया रेजिस्टेंस,
बनाना, और कंडक्टिविटी का मतलब हो गया कंडक्टेंस बढ़ाना, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। माइक इसका भी ऑन है, कृपया करके माइक ऑफ कर दें। सरकारी स्कूल के छात्रों की तरह बिहेव ना करें, अपना माइक चेक करें और उसे ऑफ कर दें। यस, गॉट इट। तो सर 1 के नीचे क्या लिखा है सर अपॉन में? और सिग्मा, छापा बॉक्स साहब। सिग्मा बोलते हैं इसको, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ। ये दो साइन है, ये है हमारा सिग्मा और ये है हमारा रो। ये रेजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है। अब खुद ही सोचो ना कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट रोकना, कंडक्टेंस का मतलब होगा करंट को फ्लो होने देना, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू शो रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू शो कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक ये भी पार्ट कवर हो गया। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन को हमने बोला सीरीज और पैरेलल। तो एक बात जो ध्यान देने वाली होती है वो ये होती है कि अगर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा हूँ ना, यहाँ से मान लो यहाँ से मैं 220 वोल्ट का सप्लाई कर रहा हूँ, और अगर मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है तो हर जगह ना इक्वल पोटेंशियल जाता है, यहाँ भी इक्वल पोटेंशियल जाता है, यहाँ भी इक्वल पोटेंशियल जाता है, यहाँ भी इक्वल पोटेंशियल जाता है। लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल इक्वल होता है, पोटेंशियल इक्वल, बट करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट जो है वो टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का सर्किट होता है तो यहाँ से करंट सेम जाता है सब में, आई 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 आई, करंट जो है वो सेम जाता है, बट ये एक रूल है, बट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या क्या रूल है कि अगर मेरा पैरेलल सर्किट है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। माइक ऑफ कर दो यार, अनुभव कितना सोएगा भाई, सब तेरे को देख रहे हो बासियां लेते हुए। अगर हमारा पैरेलल सर्किट है तो हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर हमारा सीरीज सर्किट है तो हमारा करंट सेम रहेगा। इसको ध्यान में रखना है एक बार। यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये हमारा सीरीज सर्किट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और यहाँ पे हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आपके सर्किट डायग्राम्स बन रहे हैं यहाँ से। अब देखो मैंने क्या कहा था। अब मान लो कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है और इसकी R3 है, और इसकी R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है V। अब यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है V, करंट सेम है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 V2 V3। और यहाँ पे पोटेंशियल सेम जा रहा है V, तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? I3 I2 I1। तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। करंट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग रेजिस्टेंस की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये ध्यान रखो। और पोटेंशियल सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसी का रीजन है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है ना, जो वोल्टेज मेजर करता है, उसको हम एक सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। क्वेश्चन ये आता है व्हाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज व्हाई वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल। क्योंकि अगर सीरीज में लगा दिया तो अलग अलग वोल्टेज आएगी। और एमीटर जो करंट मेजर करता है वो हमारा लगता है सीरीज में, एमीटर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो इस पर ध्यान रखना कि एमीटर हमारा करंट मेजर करता है, इसलिए उसे सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है सर, पैरेलल में क्या लगता है? पैरेलल में पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्टमीटर और सीरीज में करंट मेजर करने के लिए एमीटर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं।
अब अगर मैं सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूँ, इन सीरीज सर्किट, करंट सेम था, ठीक है, पोटेंशियल अलग अलग था, ऐसे ध्यान भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 था, और यहाँ पे पोटेंशियल V1, V2 और V3 था, जबकि यहाँ पे करंट I था। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल V आ रहा है तो टोटल पोटेंशियल यहाँ V तो जाना चाहिए, पोटेंशियल थोड़ी ना बीच में उड़ जाना चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई मान लो यहाँ से मैंने 10 रुपए लेके गया, तो 2 रुपए यहाँ गए, 3 रुपए यहाँ गए, तो 5 रुपए यहाँ जाने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 2 प्लस 3 प्लस 5। भैया म्यूट कर दो जो भी। कौन है? जितिन अपना माइक म्यूट कर। मैं माइक म्यूट नहीं कर रहा। वो मेरे हाथ से ना वो गिर गया, मिल नहीं रहा है, किधर गिरा है। जितिन माइक ऑफ करो। जितिन माइक म्यूट कर। क्या कर गया? चलो मैं ठोक देता हूं। जितिन माइक म्यूट कर। तो पोटेंशियल जो है वो हमारा डिवाइड हो गया। अब देखो पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए यहाँ पे V इज इक्वल टू I, तो करंट तो सेम है ना, R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ये होना चाहिए। और इसको अगर हम देखें तो ये भी होता है IR, इसको हम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो क्या हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हम सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो I को अगर कॉमन ले लूं, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ऐसे रख लूं, I को कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको अगर यहाँ लेके चला जाऊं, R इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, I से I कट जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान से देखना एक बार इसको, फिर से समझाता हूँ। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है I और I। रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी 3 वैल्यू ली थी। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, यानी अगर मैं 10 रुपए लेके चला और मैंने 2 रुपए किसी को दे दिए, 3 रुपए किसी को दे दिए, तो 5 रुपए किसी को दे दिए, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे 10 रुपए ही आने चाहिए, यानी 10 वोल्ट ही आना चाहिए। यहाँ से अगर 10 वोल्ट गया तो ऐड करना चाहा तो क्या पता चला, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V होता है IR, तो IR इक्वलेंट बोला इसको, ठीक है। तो IR इक्वलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IR इक्वलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है कि जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं उनको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे आप स्क्रीन पे बताना। ये एक अगर सर्किट है 2 ओम 2 ओम 5 ओम, तो मेरे को बताओ इस सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा। सर 9 ओम। 9 ओम होगा, सर 9 होगा। ठीक है। सर 9 ओम। सर 9 होगा। ठीक है, 9 ओम। गॉट 9 होगा। अगर इस तरीके से ही मैं ऐसे कर दूं, इसका 6 ओम, इसका 12 ओम, और यहाँ से सर्किट बंद कर दूं, तो 18। सर 18 ओम। सर 18 होगा। ठीक है। सर 18 ओम। अगर मैं इसी सर्किट में, सर हाँ ठीक है, इसी सर्किट में अगर मैं यहाँ पे 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता बताओ। 18 ओम। अरे 18 नहीं, ओम। इस सर्किट में मैं 2 ओम 2 ओम 5 ओम और यहाँ पे 9 ओम और लगा देता, 9 ओम और लगा देता, तो इक्विवेलेंट क्या आता।
अच्छा 18 बोल रहे हो ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 18 बोल 18 रहे हो, ohms। ठीक है 18। 18 ही तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, माफी माफी। तो 18 ओम हो गया आपका, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस सीरीज में तो ऐसे सिंपल ऐड हो जाता है। बट अबाउट पैरेलल, पैरेलल का देख लेते हैं अपन। अब देखो पैरेलल में मान लो ऐसे R1 R2 R3 पैरेलल में लगा दिया, जैसे कि मैंने सीरीज में लगाया था। तो पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट। तो करंट यहाँ आना चाहिए I1 I2 I3, और पोटेंशियल तो सब में V ही जाता है, तो पोटेंशियल की तो बात ही नहीं है। जो चीज डिवाइड होती है ना, उसी को हमने एंड में आके टुकड़ों को जोड़ना होता है ना। 10 रुपए डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रुपए की जगह डॉलर डिवाइड कर रहा हूँ, डॉलर को मैं करंट बोल रहा हूँ, राइट। तो मेरा टोटल करंट जो आई इक्वलेंट होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए पैरेलल के लिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पे मैंने पोटेंशियल ऐड किया था क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या होता है हमारा V बाय आर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, V बाय आर इक्वलेंट लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे V बाय R1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे V बाय R2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे V बाय R3 लिख सकता हूँ। V कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू V कॉमन लेके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V उड़ गया, तो क्या बचेगा, 1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो देखो आर इक्वलेंट कैसे आ रहा है, उल्टा आ रहा है। पैरेलल में हम आर इक्वलेंट इनवर्सली ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक बार दो आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लो, स्क्रीन से समझ लो। सर फिर से बता दो एक बार। पैरेलल में मेरा करंट डिवाइड होता प्लीज है, रिपीट अगेन। हाँ रिपीटिंग। पैरेलल में मेरा करंट डिवाइड होता है, तो करंट आ गया I1 I2 और I3, I1 I2 और I3। सीरीज में मेरा पोटेंशियल डिवाइड था, इसलिए मैंने सीरीज में पोटेंशियल को देखा था। ये देखो सीरीज में मैंने पोटेंशियल डिवाइड किया था, और पैरेलल में मैं करंट डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिफरेंस है। अब करंट डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे टोटल करंट भी तो चाहिए, यहाँ से कितना आएगा। तो मैंने करंट को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहा और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहा, तो V बाय आर इक्वलेंट को लिख दिया V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3। ये कैसे लिखा, ये फॉर्मूला यूज करके। और क्योंकि I1 I2 I3 जो है वो अलग अलग है, यहाँ से V कॉमन ले लिया, तो 1 बाय आर इक्वलेंट हो गया 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय। सिंपल है, समझ में आया नहीं आया, बहुत ही सिंपल है। यस अगर आप इसे ढंग से आ समझोगे गया सर। तो समझ में आ जाएगा। तो आपका पैरेलल का सर्किट जो है वो इस तरीके से, तो जिसे नहीं आया एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार एक ही चीज समझाऊंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देख लेना इस पार्ट की, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, मे भी आपको आ जाए। 1 बाय आर इक्वलेंट मैंने बोला था, 1 बाय आर इक्वलेंट होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब ऐसा होगा क्या हमेशा तीन ही रेजिस्टेंस होंगे, नहीं, रेजिस्टेंस आगे जाके कितने भी हो सकते हैं, 1 बाय R4 अप टू 1 बाय Rn हो सकता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कि 5 ओम और 5 ओम, मान लो ये दो रेजिस्टेंस लगे। अब बताओ सीरीज में लगे हैं ये पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल पैरेलल। पैरेलल पैरेलल में लगे हैं। तो R इक्वलेंट क्या होगा बताओ, पैरेलल में 1/10 1 by 10 सर 5 1 by 5 2/5 1 बाय 10 2/5 1 बाय 10 नहीं हो, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम। 2/5 5 by 2 so R 5 by 2 equivalent 5 by 2 कैसे 5 so बाय 5 by 2 हाँ राइट कैसे होगा, 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5, ये हो गया आपका 2 बाय 5। तो भाई आपको इसको उल्टा भी तो करना है, क्योंकि आपको आर इक्वलेंट चाहिए, मैं 1 बाय आर इक्वलेंट थोड़ा मांग रहा हूँ। तो 5 बाय 2 ओम हो जाएगा आपका आर इक्वलेंट, ठीक है। ओके सर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
3 ओम 3 ओम 3 ओम, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? और इसी को अगर मैं 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 1 होएगा सर फर्स्ट वाले में 1 ओम होगा, सो फर्स्ट वाले का सेकंड में 9, 1 सेकंड वाले में 9 सो 1 फर्स्ट वाले का 1, सेकंड वाले का 9। सेकंड वाले में 9। सो फर्स्ट का 1 सेकंड का 9 सर फर्स्ट का 1 तो फर्स्ट का 1 सेकंड का 9 गॉट 1 ओम, राइट? ऐसे होगा। और इसका सिंपल है 9 ओम, ठीक है। अब आपको देखो समझ में आ रहा है कुछ? भाई सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कर देना ऐड तो वो घट जाती है वैल्यू, ओ सॉरी बढ़ जाती है, और पैरेलल में ऐड कर दें तो वो घट जाती है। इतना ही होगा इस क्लास के लिए, आधा मिनट रह गया, 30-35 सेकंड रह गए, तो अगली क्लास में बाकी चीजें करेंगे। इसके आगे मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस जो अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ताकि आप रेजिस्टेंस को जो है वो आप और अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। और अपने यार अटेंडेंस दे देना अपनी क्लास की ग्रुप में, ठीक है, नाम और प्रेजेंट और सब्जेक्ट साइंस लिख देना, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एंड कृपया करके स्क्रीन पे ना लिखें क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग आ चुकी है। आपको पर्सनली मैसेजेस करूंगा और ब्लॉक कर दूंगा अगली क्लास से, तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड आई एम क्लोजिंग दिस क्लास। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर।